Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Modi Commerce Academy and here we are again with another important video of statistics, है ना, जहां पे मैंने आपको सेक्शन ई का वीडियो अवेलेबल होगा एंड सेक्शन एफ का वीडियो अवेलेबल होगा। उसका टाइम मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल में अपडेट किया है ना। व्हाट्सएप चैनल में जो अभी तक जुड़े नहीं है वो इस नंबर पे मैसेज कर लो, है ना। इस नंबर पे मैसेज करना, आपको वहां से जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा सेक्शन ई है ना, काफी बच्चों का मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था कि सर सेक्शन ई का बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए के लिए मैंने आपको रास्ता दे दिया है ना। सेक्शन ए का रास्ता क्या दिया था भाई? मार्बल एंड गाला एंड साथ में आप क्या कर लेना, ब्रज। यहां से आप एमसीक्यूज कंप्लीट कर सकते हो, है ना। जो एमसीक्यूज ना समझ में आए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसका एमसीक्यू एक्सप्लेन करके मैं आपको भेज दूंगा। यही नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सेक्शन बी वन सेंटेंस के लिए मैंने आपको 60 इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस अवेलेबल करा के रखे हैं, है ना। आप सर्च कीजिएगा इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस विद अभिषेक सर, इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस इन स्टैटिस्टिक्स विद अभिषेक सर, आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेक्शन बी का क्लियर। सेक्शन सी का भी मैंने आपको रेफरेंस अवेलेबल कराया है, जिसमें मैंने काफी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का प्रैक्टिस करवाया है। और सेक्शन डी का भी आपको रेफरेंस अवेलेबल है, आप सर्च करोगे स्टैटिस्टिक्स मार्वल सॉल्यूशन विद अभिषेक सर, सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी। और मैंने आपको यहाँ पे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है वहां पे भी मैंने आपको अपडेट करके रखा है ना। और एक बात, एक बच्चे का मैसेज आया था, एक बच्चे ने, ऑलमोस्ट काफी बच्चे का, कल मैंने शायद एक चैनल का लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड किया था, तो सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऐसा ये चीज सही नहीं होता है, अपने कॉम्पिटिटर्स का आप लिंक शेयर कर रहे हो, आप उनको प्रमोट कर रहे हो, या ये सारी चीजें सही नहीं होती है सर। बच्चे खुद से ढूंढे। देखो समझो मेरी बात को, मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई मैं YouTube पे सक्सेस करने आया, या ये मेरा ये साल का मोटिव नहीं है, बट ये हो चुका है कि अगले साल मैं जरूर YouTube को टाइम दूंगा और YouTube पे सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। मैं किसी को कॉम्पिटिटर के नजर से नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ एक नजर से देख रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे जुड़े, किसी भी तरीके से जुड़े, जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को नोट्स अवेलेबल हो इसलिए, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि काफी ऑनलाइन बच्चे सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, ये सब जगह से जुड़ना शुरू हो गए, तो अब वो लोग मुझे कमेंट में मेंशन करने लगे ये टॉपिक वो टॉपिक, तो मैं बनाना शुरू कर दिया। मैंने किसी को कॉम्पिटिटर के तौर पे नहीं लिया। सो इसका टेंशन मत लीजिए कि मैं कॉम्पिटिटर को लेकर टेंशन में हूं, है ना। जब पूरे रिसोर्स के साथ आऊंगा तो आई डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर, है ना। मैं कॉम्पिटिटर का टेंशन नहीं लेता, जब यही प्लान बना लूंगा तो कॉम्पिटिटर मेरे लिए कोई नहीं रहेगा, है ना। चलिए ध्यान दे लेते हैं। आज का जो सेक्शन ई रहने वाला है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन, ये तीन टॉपिक के सारे आईएमपी क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। आप 2.5 से 3 घंटा एकदम शांति से कोई जगह पकड़ के बैठ जाओ। सेक्शन ई सबसे क्रूशियल पार्ट है आपके उसका क्या बोलते हैं, आपके बोल सकते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के एग्जामिनेशन का। शुरुआत करेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और जो भी मैं गाइड करूं ये सारी चीजें पढ़ाने के साथ साथ वो चीज का गाइडेंस को आपको साथ में फॉलो करना रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए मैं पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपसे एक बेसिक एक स्टेप डिस्कस कर लेता हूं कि क्या क्या चीजों का ध्यान में आपको रखना है ना। ये चीज आपको क्लियर रहेगा ना तो काफी चीज आसान हो जाएगी। देखिए कई बार है ना क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू गिवन रहता है ना। x की वैल्यू जैसे बोल देता है कि फाइंड द वेट ऑफ मोर देन 67 kg, है ना, या तो बिटवीन 67 kg एंड 75 kg, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो उसको सबसे पहले जो भी आपको x का वैल्यू दिया रहेगा उसके थ्रू आपको क्या करना रहेगा, पहले आपको क्वेश्चन में उसको फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बोला कि भाई 68 kg से ज्यादा, तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं P ऑफ x 68 kg से ज्यादा, मतलब x इज ग्रेटर देन 68। ये होता है क्वेश्चन का फ्रेम। क्वेश्चन का फ्रेम होने के बाद अभी देखो सब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, है ना, लेकिन पहले आप स्टेप समझ लो। स्टेप समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे मुझे बोल दिया P ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 68। अब क्या होता है, x के फॉर्मेट में हम चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए x को हमको किस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ता है, z के फॉर्मेट में। और z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। x को मुझे z में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मेट में लेकर जाना पड़ेगा। हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू x ही है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे वैल्यूज रखने हैं तो 68 माइनस
कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में मीन का वैल्यू दिया रहेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया रहेगा। तो मीन का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आप यहां पुट करेंगे। उस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ये पूरा बन गया z और ग्रेटर इक्वल टू यहां पे जो वैल्यू आएगा वो आपका बन गया, जो भी वैल्यू आएगा वो आप लेकर जा। देखो क्या स्टेप चल रहा है, ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हम x के फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार करते हैं। ये हमारा आया दूसरा फॉर्मेट जिसमें हम z के फॉर्मेट में लेके जाते हैं चीजों को, और ये देखिए z के फॉर्मेट में वैल्यू आ गया। लेट सपोज करते हैं यहां 1.2 आया या 1.5 आया, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2। अब तीसरा जो स्टेप होता है हमारा वो आते हैं हम यहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे। कर्व हमारा यहां जीरो होता है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां z इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक रूल, ये पूरा एरिया जो होता है वो हमारे लिए 0.5 है, और ये पूरा एरिया जो है यहां से लेके यहां तक इंफिनिटी तक पूरा हमारे लिए क्या कहलाएगा 0.5। तो टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वैल्यू होता है 1 है ना। अब यहां पे मुझे क्या बोला, P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या बोला Z का मतलब इसकी बात हमको सुनना है। ये बोलता है कि भाई मैं जो हूं ना वो बड़ा हूं, किससे बड़ा हूं 1.2 से बड़ा हूं। बताओ इस साइड नेगेटिव वाली वैल्यूज रहती है, इस साइड पॉजिटिव वाली वैल्यूज रहती है, तो मैंने बोला 1.2 कहीं यहां आएगा है ना, 1.2 से बड़ा है ना, तो 1.2 पहली बात तो यहां है। अरे यहां लाइन खींच देना, क्या फर्क पड़ता है, बस आपको वैल्यू ये रखना है कि 1.2 है ना। 2 भी रहता ना तो 2 है, 2 से बड़ा रहता है ना। बड़ा है कि छोटा है, अगर बड़ा है तो आपके जो आप कर रहे होंगे उसमें राइट हैंड साइड जाना है, अगर छोटा है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। यहां पे क्या बोला, बड़ा है, तो इस तरीके से मैं वैल्यूज को खींच लूंगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये 3-4 स्टेप में हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब बढ़ता हूं मैं एक क्वेश्चन के साथ जिसको अपन बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। बस स्टेप्स याद रखिएगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप के बाद हमको वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखेंगे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से, ये जो है आपका इलास्ट्रेशन नंबर 11 है। आपके टेक्स्ट बुक में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको इलास्ट्रेशन नंबर 11 पे देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसा करना है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, 200 स्टूडेंट है, n का वैल्यू 200 है। ठीक है, ऑफ अ स्कूल एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन एन एग्जाम, 100 मार्क्स का जो एग्जाम में वो लोग बैठे थे, तो फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन मार्क्स इज 60। ये जो वैल्यूज मिलते हैं ना वो पहले लिख लेने का, म्यू कितना है 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 8। पहला स्टेप क्या, हमने जो भी हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है वो हमने लिख लिया। अब ये पूरा पैराग्राफ में वैल्यू दिया है, अब क्वेश्चन दिया है मुझे, देखो क्या लिखा कि इफ 70 और मोर मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल स्कॉलरशिप, अगर 70 और 70 से ज्यादा मार्क्स अगर रिक्वायर्ड हो स्पेशल स्कॉलरशिप में, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जिनको स्कॉलरशिप मिला। वो आपको क्वेश्चन वहां बकायदा दिख जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, टाइम उतना है नहीं, है ना। तो अगर मैं बोलूं 70 और मोर मार्क्स की बात हो रही है कि नहीं, है ना, 70 और मोर मार्क्स, तो अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं तो कुछ इस तरीके से है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, है ना, मार्क्स इज 70 से ज्यादा, 70 से कम बोलता तो x इज लेस देन इक्वल टू 70। बात समझ में आ रहा है। अब ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया, x को z के फॉर्मेट में लेके जाओ। देखो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 माइनस म्यू कितना है 60 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8। लिख लिया हमने, है ना। अब ये बढ़ते चल रहे हैं, देखो यहाँ पे p x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा z आ गया। यही करने के लिए तो हम x को z के फॉर्मेट में ही तो ले जाना था, इसलिए तो ये स्टेप फॉलो हुआ। z इज ग्रेटर इक्वल 70 माइनस 60 करेंगे 10 डिवाइड बाय 8, आंसर आएगा 1.25 बराबर है। ये हम कौन सा स्टेप पे पहुंच गए, देखो ये हमारा था पहला स्टेप, ये हमारा था दूसरा स्टेप, हमको जहां पहुंचना था। अब यहां पहुंचने के बाद हम कहां जाते हैं भाई, हम पहुंचते हैं ये लोकेशन में, ऐसा हम जाते हैं इस लोकेशन में, यहां पे लिख देंगे माइनस इंफिनिटी 0 और प्लस इंफिनिटी बराबर। ये z बोल रहा है कि मैं 1.25 से बड़ा हूं। अच्छा 1.25 कहीं यहां पे आएगा 1.25 बराबर, z जो है 1.25 से बड़ा है, 1.25 से
बड़ा, मतलब राइट हैंड साइड जाएगा वैल्यू। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो एरिया क्या बोलना चाह रहा है, एरिया से बात करो। देखो एरिया बोलता है कि मैं 1.25 जहां पे भी है ना, उससे राइट साइड का मैं पूरा एरिया कवर कर रहा हूं। 1.25 जहां पे भी है उससे बड़ा हूं मैं, मतलब उससे राइट साइड का पूरा एरिया कवर कर रहा हूं। अब टेंशन क्या आता है वो समझो। देखो कभी भी आपको किसी भी चीज का एरिया निकालना हो या वैल्यू निकालना हो, वो आप तभी निकाल सकते हो, ये चीज दिमाग में रख लो, जब उसका रिलेशन किसके साथ हो, जीरो के साथ हो, है ना? तो ये तो हम अटक गए अच्छे से। ये बोल रहा है कि भाई ये पूरा एरिया कितना है, ये जो तुमने मार्क किया है बताओ। अब हम फंस गए पूरे कॉन्सेप्ट में। तो हम क्या करते हैं ना, जीरो से रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ध्यान दो, मुझे ये एरिया की वैल्यू चाहिए लेकिन हम निकाल नहीं सकते। मेरे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आया, अगर मुझे ये पूरा एरिया तो पता है ना, ये पूरा एरिया पता है और यहां से लेके यहां तक का एरिया मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि जीरो से रिलेशन है इसका, मतलब ये एरिया पता चल सकता है मुझे। बात समझ में आ रहा है? ये पूरे एरिया में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं, मतलब ये पूरा एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं, तो ये वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, इसका फॉर्मूला बनेगा P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ कभी इक्वल टू नहीं लगता, क्योंकि इंफिनिटी का वैल्यू पता ही नहीं हमको। माइनस करेंगे P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 1.25। मैं ये पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस करूंगा, देन मेरे को ये वैल्यू बच जाएगा। आई होप लॉजिक क्लियर है। ये पूरा एरिया कितना है भाई, 0.5 माइनस 1.25 के जीरो में जाके चेक करो, है ना? 1.25 के जीरो, आप आपके पास इस तरीके से पीछे टेक्स्ट बुक में जाओगे ना, तो आपको इस तरीके से इस तरीके से दिया होगा वैल्यू, है ना? तो यहां पे 1.20 ऐसा करके कुछ वैल्यूज गिवन होंगे, वहां पे जाओ और यहां पे 0.05 इसके वैल्यूज में जाके चेक करो, आपको पता चलेगा कि कितना एक्चुअल में वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, चलो वैल्यू मैं यहां पे देख रहा हूं कि वैल्यू आ रहा है 0.3944, 0.3944, मतलब ये हमारा हो गया 0.1056, 0.1056 बराबर 0.1056। क्या पूछा था, 70 और मोर मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल स्कॉलरशिप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा था ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा था, तो इसको मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे आ रहा है 21.12, 21.12, दैट मीन्स 21 स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। अगर 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स को रिक्वायर्ड रखा जाए तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, 21 स्टूडेंट। लॉजिक को ध्यान से समझो, चीजें आसान होती चली जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ही अगर आप देखें, मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इतना स्लो क्यों चल रहा हूं पता है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो चीजें आसान हो जाएगी। देखो ना क्या दिया, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लेफ्ट में लाइन खींचे कि राइट में लाइन खींचे। तो देखो ना, कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में बांटना। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो इसको कैसे करते हैं, देखो ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, इसको साइड में करके रखो, किसका मिनिमम मार्क्स, किसका, तो यहां से आप अलग करो। देखो क्या बोला, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, मेरे को कम मार्क्स बताओ, सबसे कम मार्क्स बताओ, किसका कम मार्क्स बताओ, तो ऑफ 10% ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। आ जाता हूं थोड़ा ग्राफ पे, यहां डायरेक्टली बनेगा भाई हमारा ग्राफ इस तरीके से। ये हो गया हमारा 0, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली इसमें एरिया दे दिया कि भाई मैक्सिमम 10% लो। ये टोटल 100% होता है कि नहीं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर नंबर के हिसाब से बोलूं तो टोटल 1 होता है, परसेंटेज के हिसाब से अपने आप में ये टोटल कितना परसेंट है, 100%। ओके, क्या लिखा है, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, किसका, तो ऑफ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, मैक्सिमम 10% वाले लोग, मैक्सिमम 10%, ये 90% हटा दिया, मैक्सिमम 10% वाले लोग ये हैं कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 10% भाई, मैक्सिमम 10% वाले लोग ये हैं और उनका मेरे को मिनिमम मार्क्स बताना है, मतलब ये पॉइंट।
अरे भाई मैं आपको बोला कि तुम्हारे जो एरिया है उसमें जो सबसे रिचेस्ट लोग है ना, उसमें से सबसे कम कौन कमाता है। जैसे मैं बोला कि एक बंदा है 1 लाख रुपए कमाता है, 2 लाख कमाता है, तीसरा है 3 लाख कमाता है, चौथा 4 लाख कमाता है। तो मैं आपसे बोला कि भाई तुम्हारे एरिया में जो टॉप 4 अर्नर्स है ना, जो सबसे ज्यादा कमाने वाले, उनमें से सबसे कम कौन कमाता है, तो तुम इसी को पकड़ोगे ना। यही है ना, यही पॉइंट है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। टॉप मतलब मैक्सिमम 10% जो मार्क्स ला रहे हैं, उनमें सबसे मिनिमम मार्क्स कितना है। तो मैं बोला भाई मतलब तुम ये वैल्यू पूछ रहे हो, टॉप 10% वाले लोगों का मैंने लिस्ट बना लिया, उसमें से सबसे जो मिनिमम वाला लेवल है यही है ना। बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो पहले इसको समझ लो फिर मैं बढ़ता हूं आगे। ओके, बात समझ में आया आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब मेरे को ये वैल्यू पता करना है, जिसको कि मैं नाम रख देता हूं अभी Z1, है ना। Z1 नाम रख दिया हूं, आके वैल्यू मैं निकालूंगा, ठीक है। चलो, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, मतलब मार्क्स का तो वैल्यू नहीं दिया, मतलब x का वैल्यू नहीं गिवन है, नहीं तो एक सिंपल सा लॉजिक रखो ना, जब भी परसेंटेज में देगा ना, मतलब डायरेक्ट वो क्या दे चुका है हमको, एरिया दे दिया है, मतलब ये वैल्यू दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको ये वैल्यूज देता था, एरिया पता करना रहता था, है ना। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दिया है, आपको ये वैल्यू पता करना है, मतलब उल्टा भागना है। चलो उसी स्टेप के साथ चलेंगे, मैं ऐसा लिख लेता हूं, P ऑफ X is obtain the minimum marks of 10% of the student getting maximum marks। मतलब मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मैक्सिमम मार्क्स था x is greater than equal to x1 is equal to 0.1, 10% था ना, तो 10% बोलेंगे तो क्या, 10% बोलेंगे तो डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.10 आएगा, है ना। तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए कितना बन गया है भाई, 0.10 बराबर। ये जो एरिया है वो हमारे लिए क्या है, 0.10। सेम स्टेप के साथ चलेंगे, ये पहला लाइन आपके लिए क्रूशियल था, परसेंटेज में भी आएगा तो आपको ये लाइन पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, है ना। अब आते हैं आगे, x को z में कन्वर्ट करो, z में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर इक्वल टू, x1 का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो x1 माइनस म्यू, व्हाट इज म्यू, 60 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0.1। क्लियर, बढ़ते हैं आगे, P ऑफ Z इज ग्रेटर इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.1। बात खत्म भाई, मेरे को यही तो यहां तक पहुंचना था, यहां तक के कॉन्सेप्ट पे पहुंचना था, बराबर। और मुझे ये एरिया की वैल्यू पता करनी थी, है ना। मुझे ऑलरेडी ये वैल्यू दे दिया, मुझे ये बताना है। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ग्राफ के हिसाब से देखो, अगर आपको इस साइड का एरिया पता है तो क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, कभी नहीं। जब तक कि किसी भी चीज का जीरो से रिलेशन ना पता हो तब तक आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरे को ये तो क्लियर है ना कि ये पूरा कितना होता है, तो पूरे में से ये वैल्यू निकाल दूं तो ये जो खाली जगह है वो पता चल जाएगा, और ये खाली जगह जब पता चल जाए, जीरो से Z1 का वैल्यू पता चल जाए एरिया, तो मैं Z1 का वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो कैसे, समझो ध्यान से। मैंने बोला P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इंफिनिटी, बराबर। उसमें से माइनस कर दूं P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इंफिनिटी। अगर ये पूरे एरिया में से मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो ये एरिया पता चल जाएगा, और जब ये एरिया पता चल गया, यहां से यहां तक का एरिया पता चल जाएगा, तो ये वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। अच्छा, ये वैल्यू कितना है, 0.5, और ये एरिया कितना है, 0.10। अच्छा, 0.50 में से 0.10 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.40। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका वैल्यू कितना है, 0.40, है ना, 0.40 है। अब जाएंगे हम अपने चार्ट पे, है ना, चार्ट पे जाओगे, अब आप ये वैल्यू ढूंढोगे, जहां पे भी मिल गया वही हमारा Z1 का वैल्यू हो जाएगा। जाओ चार्ट पे, तो चार्ट पे पहुंचोगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली 0.40 का वैल्यू नहीं दिया, डायरेक्टली 0.40 का एरिया नहीं दिया। एरिया में, हाँ, उसमें मत चले जाना, x के वैल्यू में मत चले जाना, z के वैल्यू में मत चले जाना, एरिया में जाओ। मतलब अंदर ढूंढो 0.4000 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे आसपास का वैल्यू मिला होगा। एक वैल्यू क्या रहा होगा हमारा, 0.3997। इसके लिए टेबल बनाते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही समझा देता हूं। और एक मिला होगा आपको 0.4
0.015 ऐसा कुछ वैल्यू मिला। एक मिला होगा आपको 0.3997 और एक मिला होगा 0.4015। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसका वैल्यू लूं कि इसका वैल्यू लूं, क्योंकि इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी पता ही नहीं है ना। तो हम यहां पे एक काम करते हैं, ये दोनों का एवरेज भी निकालते हैं ये दोनों का एवरेज में निकालते हैं डिवाइड बाई 2 करके। भाई जब आसपास का वैल्यू निकल रहा है, जितना मुझे चाहिए उसका एरिया का वैल्यू ही नहीं पता, तो हम क्या करते हैं ना, आसपास का वैल्यू निकालते हैं। तो ये है 0.4000 के आसपास और ये है, ये दोनों वैल्यू। तो इसका जो है वो कितना बन रहा है 1.28, जाके चेक करना 1.28 बनेगा, है ना। और इसका बन रहा है 1.29 बराबर। तो ऐसे में जब हम फंसते हैं तब हम क्या करते हैं, काफी बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है, और इसका वो निकाल लो आप, क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज निकालो, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, आप भी निकालो भाई। 0.3997 प्लस 0.4015 कितना आ रहा है, और डिवाइड बाई 2, एवरेज किया तो आ रहा है 0.4006, है ना। और इसको एवरेज करोगे तो 1.285 बराबर। अब भाई हमारे पास 3 वैल्यू है, अब ये तीनों में से जो सबसे नियरेस्ट होगा, वो तीनों में से 1 2 3 सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो सबसे नियरेस्ट मुझे ये दिख रहा है। तो हमारा Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1.28 ये जो है ये हमारा क्या हो गया 1.28। क्लियर है। काफी क्वेश्चन में आपको 1.28 दिया रहता है, एरिया ढूंढना रहता है। इसमें एरिया पता चल गया, लेकिन हमको ये प्लेस ढूंढना था। तो ये Z1 का वैल्यू कितना हो गया 1.28। अब क्या करेंगे, क्या पूछा था, ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, मतलब x का वैल्यू पूछा था हमसे, है ना। Z1 हमको पता चल गया, x1 पूछा था। चलो Z1 का फॉर्मूला हमने लिखा था ना कहीं पे, ये रहा ना, Z1 के जगह पे ये था ना, लिख लो। Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। Z1 का वैल्यू आ गया है 1.28, 1.28 इज इक्वल टू x1 माइनस 60 अपॉन 8। ये इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये इधर लाके प्लस कर देना, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा x1 का वैल्यू आ जाएगा, मतलब मार्क्स हमको पता चल जाएगा। थोड़ा क्रूशियल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये चीज आपके लिए आसान हो रही होगी, सिर्फ रिवीजन करना पड़ रहा होगा। लेकिन जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे होंगे ना, दिमाग को थोड़ा खचड़ पचड़ करने का ट्राई करेगा। ठीक है, चलो सेक्शन ई का क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है भाई, 2 to 3 टाइम्स। आप अगर 4-5 साल के बीच में देखोगे ना तो 2 से 3 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार बस ये हुआ था कि 33,000 को बढ़ा के 66,000 कर दिया गया था। ये जो 3,000 दिख रहा है उसको मतलब डबल करके अमाउंट किया गया था, लेकिन क्वेश्चन यही सेम था। लॉजिक समझा देता हूं, आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। देखो क्या लिखा है, इन अ सिटी डेली सेल्स ऑफ पेट्रोल एट अ पेट्रोल पंप फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स मीन। म्यू का वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे पास आने वाला है अभी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर, मतलब सिग्मा का भी वैल्यू आने वाला है 33,000 एंड 3,000 लीटर रिस्पेक्टिवली। बताओ म्यू 33,000 है और सिग्मा कितना है 3,000 है। लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो इसको साइड में लिख के रख लिया। ये दो वैल्यू जैसे ही मिलेंगे मुझे उसको तुरंत हम लिख के रख लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको ये दोनों वैल्यू पता करने बोलता है, बाकी सारी वैल्यूज दिए रहते हैं, है ना। वो इलास्ट्रेशन नंबर 17 आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। मैं लास्ट में आपको बताता हूं कि उसके लिए क्या करना है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन पूछा जाएगा तो कैसे, तो एक बार आप नजर घुमा के जाइएगा। जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है ना पहले वो करवा देता हूं। देखो क्या लिखा, ये जो वैल्यूज दिए थे पहले पैराग्राफ से मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, देखो ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ डेज ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग व्हिच द डेली सेल्स ऑफ पेट्रोल इज लेस देन 30,000 लीटर, लेस देन, मोर देन या बिटवीन, वो सारे टाइप के क्वेश्चन में ये इसका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा ना वो भी आपको समझा दिया जाएगा। देखो सेल्स क्या बोला है भाई, क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, सेल्स इज लेस देन 30,000, सेल्स इज लेस देन 30,000। लॉजिक समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ। सेल्स जो है वो 30,000 से कम है, अगर 30,000 से ज्यादा रहता तो साइन ऐसा रखता, है ना, कि सेल्स इज ग्रेटर देन
30,000। पहले क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए, फिर ये फ्रेम करने के बाद आपको x को z के फॉर्मेट में लेकर जाना पड़ेगा, और z का फॉर्मेट क्या बोलता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इज इक्वल टू 30,000 माइनस म्यू का वैल्यू क्या है 33,000 अपॉन सिग्मा कितना 3,000। ओके बराबर करते हैं भाई। P ऑफ ये बन गया हमारा Z, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या बोलता है भाई कि x माइनस म्यू अपन बराबर, ये साइड में आप आगे करके लिख लेना, मेरे को आगे जगह की जरूरत पड़ती है इसलिए मैं इस साइड लिख दिया हूं, ठीक है। Z इज लेस देन इज इक्वल टू, इसका पूरा वैल्यू माइनस करोगे तो 30,000 माइनस 33,000 माइनस 33 माइनस 3,000 डिवाइड बाई 3,000 करोगे तो -1 में वैल्यू आएगा। पढ़ो पूछो क्या है P ऑफ Z से पूछो क्या बोलता है वो, उसको हम ग्राफ में लेके जाएंगे। Z से पूछो क्या बोल रहा है भाई, 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। देखो Z से पूछो क्या बोल रहा है, Z इज लेस देन इज इक्वल टू -1। अच्छा -1 किधर रहेगा सर, -1 माइनस वाला वैल्यू है ना, तो माइनस कहीं यहां रहेगा है ना। तो Z बोलता है कि मैं -1 से छोटा हूं, -1 से छोटा हूं मतलब ये लेफ्ट साइड भागना चाह रहा है, छोटा हूं मतलब इस साइड भागेगा, बड़ा हूं मतलब उस साइड भागता, ठीक है। Z इज लेस देन इक्वल टू -1 से छोटा है। वही बात आपको फिर वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। अब क्या है कि ये एरिया कितना होगा वो मुझे बताना है, मतलब बोला कि मैं -1 से छोटा हूं तो बताओ कि मेरा एरिया कितना, मतलब ये एरिया कितना है ना। तो ये एरिया कितना, उसके लिए मैं डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों को यूज करके कैसे हमको पता चलेगा एरिया। हमारे पास वही लॉजिक, ये वैल्यू माइनस ये तो निकाल सकता हूं ना ये वैल्यू, तो ये टोटल में से हम ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया पता चल जाएगा। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0। ये पूरे में से मैं माइनस कर दूंगा ये एरिया को, P ऑफ -1 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 0 बराबर। ये पूरे में से ये वैल्यू माइनस कर दूंगा तो इसका एरिया पता चल जाएगा। ये पूरा कितना है 0.5 माइनस ये वैल्यू निकाल लो, 1 के 0 में जाके चेक करो पीछे, 0.3419 0.3419 इसको माइनस करोगे तो आएगा आंसर 0.1587 0.1587 ये बनेगा हमारा आंसर। ऑब्टेन द परसेंटेज, परसेंटेज में पूछा था तो इनटू कर दो 100, जितना भी आएगा वही तुम्हारा परसेंटेज, 15.87% आपका आंसर आएगा। क्लियर है लॉजिक। परसेंटेज में पूछा था, डेज में पूछा रहता तो जो भी महीना रहता उसके अकॉर्डिंग हम वो महीने का डेज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन जिसको आपको अच्छी तरीके से लॉजिकल रह के काम करना है। 2-3 क्वेश्चन आपको मेरे साथ थोड़ा सा फोकस करके करना पड़ेगा, उसके बाद चीजें आसान होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। भाई इसको छोड़ नहीं सकते, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 2 क्वेश्चन आता है ना, तो छोड़ भी नहीं सकते। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको काम दे सकता था लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग फंस सकते हो भाई क्वेश्चन में। अभी तक एक भी क्वेश्चन कराया नहीं, मैं पहले पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करा दूं आपको, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है उसके बाद में कुछ काम देता हूं आपको, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन फ्रेम करने आना चाहिए। मैंने आपको बोला ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे हाउ मेनी डेज आर एक्सपेक्टेड सो दैट द सेल ऑफ पेट्रोल इज बिटवीन 32,000 लीटर टू 35,000 लीटर। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेस देन 33,000 लीटर। हमने आसानी से किया, लेकिन यहां पे बोला है कि बिटवीन मतलब x का वैल्यू जो होगा 32,000 और 35,000 के बीच का वैल्यू दे रहा है। सेल को यही बोला है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। x इज ग्रेटर देन 32,000 लेस देन 35, मतलब 32,000 से 35,000 के बीच का वैल्यू पूछ रहा है ना। अब x का जब वैल्यू निकलता है, x के बाद हम क्या करते हैं, z के फॉर्मेट में लेकर जाते हैं, लिखते हैं 32,000 माइनस म्यू कितना है भाई 33,000 अपॉन 3,000 है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर, लेस देन इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इज इक्वल टू 35,000 माइनस 33,000 डिवाइड बाय 3,000। ये हम z की फॉर्मेट में लेकर जा रहे हैं, तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है वैल्यू हमारा -0.33 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू ये करेंगे तो कितना आ रहा है 0.67
0.67। ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ऐसा कि z की अब बात आप क्या करते हैं, ये स्टेप पे आते हैं तो हम z की बात सुनते हैं, क्या बोल रहा है भाई। z से पूछेंगे भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं बताइए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। z बोलता है मैं माइनस 0.33 से बड़ा हूं। अच्छा माइनस 0.33 यहां कहीं पे आएगा, माइनस 0.33 है ना, और ये 0.67 से छोटा है, 0.67 से छोटा है। अच्छा 0.33 से बड़ा है और 0.67 से छोटा है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है कि नहीं, बिटवीन बोला था ना, मतलब ये पूरा एरिया कवर कर रहा है ना। और ये मेरे को पूरा एरिया पता करना है कि ये पूरा एरिया है क्या, कितना है ना। तो ये दोनों के बीच का, ये देखो ना Z1 Z2 ये दोनों दिया था ना, तो ये दोनों के बीच का एरिया ये वाला पूछ रहा है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं। तो देखो डायरेक्टली तो आप यहां से यहां तक का वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे, मतलब ये टोटल वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन बीच में जीरो है तो क्या टेंशन, जीरो तो अपना दोस्त है ना भाई। तो जीरो के पास यहां से यहां तक का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं और यहां से यहां तक का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को बाद में जोड़ देंगे, पूरा एरिया पता चल जाएगा। लिख लेता हूं P ऑफ माइनस 0.33 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0, यहां से यहां तक का एरिया पता चल जाएगा हमको, प्लस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0.67, फिर यहां से यहां तक का एरिया पता चल जाएगा। एरिया देख लेता हूं कितना आ रहा है ना, एक है 0.1293, 0.1293 है ना, इसको जाके देख लेना आप, टेबल में जाना, पीछे आपके टेक्स्ट बुक पे टेबल होगा, इधर से 0.3 उठाना और दूसरा जो रहेगा वो यहां से उठाना 0.03। देखो 0.3 प्लस 0.03 हो गया कि नहीं, 0.33 बराबर है। ये सिमेट्री रहता है भाई, माइनस हो या प्लस हो वैल्यू दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है। जाके ढूंढोगे 0.1293 आ गया और इसका वैल्यू आपको आएगा 0.2986, 0.2986। ये पूरा एरिया, ये एरिया है हमारे पास 0.1293 और ये एरिया है 0.2986, टोटल करेंगे आ जाएगा 0.3779, 0.3779। ये क्या आ गया हमारा एरिया, ये दोनों के बीच का। डेज में पूछा है कौन सा मंथ में, मंथ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई महीने में कितना 31 डेज होता है ना, इंटू 31 कर दो आपका, इसमें इंटू 31 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 11.71 डेज। डेज कभी ऐसा होता है क्या, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो आ जाएगा 12 डेज। क्लियर है लॉजिक। परसेंटेज में पूछा होता तो इंटू 100 कर देते है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो मैंने आपको पता है जब पहला क्वेश्चन करवा रहा था है ना, और जब भी मैंने बोला था कि आपको परसेंटेज में चीजें दे तब वो क्या बन जाता है, डायरेक्टली एरिया का वैल्यू आता है। जैसे हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, ऐसा करते हैं ना, P ऑफ x इज लेस देन या ग्रेटर देन, और यहाँ पे x1 बनता है। डायरेक्टली ये एरिया कब रहता है हमारे पास, जब हमको ऑलरेडी क्या चीज में दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहेगा। जैसे 10% बोल दे या डिसाइल में बोल दे या परसेंटाइल में बोल दे, 20% बोल दे, 50% बोल दे, 60% बोल दे, तो उसका मतलब क्या होता है, हमको परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है। देखना ध्यान से क्या बोला है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दे लेना। फॉर अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, n है हमारा 1000, द एवरेज हाइट मतलब म्यू दे दिया है, म्यू का वैल्यू क्या दिया है 165, एवरेज मतलब म्यू होता है ना। एंड वेरिएंस, वेरिएंस गिवन है, मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना भाई, जल्दी में हूं लेकिन इतना भी जल्दी में नहीं कि तुम घुमा दोगे। वेरिएंस इज 100 सेंटीमीटर, तो वेरिएंस जितना भी है उसको लिख के आपके कैलकुलेटर पे रूट दबाओ, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया हमारा 10। ओके लिखा है डिटरमाइन द थर्ड डिसाइल। अच्छा थर्ड डिसाइल पता करने बोला है, मतलब बताओ 30% का वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं, है ना। एक डिसाइल में 10% होता है, तो आज के बाद याद रखना कि डिसाइल 3 बोला तो 30%, डिसाइल 4 बोला तो 40%, D1 प्लस D2 प्लस D3 तो 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल 30%, D4 बोलता तो 40%, D5 बोलता तो 50%, D6 बोलता तो 60%, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा। यहां पे बोला डिटरमाइन द थर्ड डिसाइल एंड द 60th परसेंटाइल, इसका वैल्यू बताओ और 60 परसेंटाइल, ये तो डायरेक्टली परसेंटेज में दे दिया, ये दोनों का वैल्यू बताओ। चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं थर्ड डिसाइल का। पहले क्वेश्चन को पुट करो, P ऑफ x थर्ड डिसाइल ना, थर्ड डिसाइल, यस थर्ड डिसाइल बोलेगा तो हमको ऐसा, ये पूरा बोलो भाई 100%
ठीक है सर। उसके बाद थर्ड डिसाइल बोलेगा तो कैसा, ये पूरा है ना, ये पूरा 100% होता है। इधर से हम शुरू करते हैं गिनना, 10%, 20%, 30%, 40%, और ये बीच में पहुंचते पहुंचते हमारा क्या पहुंच जाता है 50%। तो 30% का एरिया ये पूरा कवर करेगा कि नहीं, है ना, ये कवर करेगा, और यही हमारा बन जाएगा Z1। ओके, तो यहां हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, ये पूरा एरिया 30%, मतलब ये वैल्यू से इस साइड x इज लेस देन x1 इज इक्वल टू, हमको क्या दिया है 30% ना, तो 0.3 ऐसा कुछ आएगा। आप डिवाइड करोगे 30 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.3 आएगा। x को z में कन्वर्ट करो, p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इज इक्वल टू d3 ही रख लो, इसका नाम d3 नाम रख लो, ठीक है। तो d3 माइनस 165 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.3 बराबर। हमको डायरेक्टली एरिया देता है, जब हमको परसेंटेज में वैल्यूज पता चलता है ना, तो वो डायरेक्टली हमको एरिया ही दे देता है ना। ये पूरा एरिया पता है, ये पूरा एरिया हमारा 0.3 बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बन जाएगा हमारा z लेस देन इक्वल टू, ये हमारा Z1 इज इक्वल टू 0.3, ये हमारा Z1 है। लास्ट में जब हमको Z1 का वैल्यू पता चलेगा तो लाके इसमें वैल्यू पुट करके D3 हम बता सकते हैं कि D3 ये कितना है। ये जो है ना D3 ये कितना है वो हम बाद में बता सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सर आगे, ठीक है। चलिए अब यहां से हम क्या करें, हमको तो ये एरिया के अकॉर्डिंग ये वैल्यू लाना है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये एरिया पता होने के बाद आप ये वैल्यू ला सकते हो? नहीं, क्योंकि इसका जीरो से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मेरे को ये एरिया पता होना चाहिए, जीरो से लेके Z1 तक का एरिया पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो उसके लिए हम ये करेंगे, वही सिंपल सा रूल, P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0, माइनस कर दो P ऑफ ये वैल्यू पता है ना, माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू Z1। ये पूरा कितना 0.5 माइनस ये वैल्यू कितना 0.3 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.20। बताओ ये एरिया हमको 0.20 मिल गया कि नहीं? ध्यान दो, पहले ध्यान दो, हमने क्या किया, पिछले ही कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं भाई। क्लियर है ये चीज? हमने क्या किया, परसेंटेज में दिया था तो ये लिख लिया, डायरेक्टली एरिया दे दिया हमको, ठीक है। ग्राफ में गए, तुरंत एरिया बना दिया हम डिसाइल का, फिर इसको क्वेश्चन पुट किए, जेड के फॉर्मेट में लेके गए। देन लेकिन भाई मुझे अगर ये वैल्यू पता करना है तो ये वैल्यू पता करने के लिए मुझे जीरो से रिलेशन तो होना चाहिए, नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने दिमाग चलाया, ये टोटल में से अगर ये एरिया माइनस कर दूं तो हमको ये एरिया पता चल जाएगा, और ये एरिया पता चल गया तो मैं Z1 आसानी से ढूंढ सकता हूं। तो मेरे को 0.20 मिल गया। अब 0.20 को जाके ढूंढूंगा चार्ट में, डायरेक्ट एरिया में जाना, एरिया में ढूंढना, एरिया में ढूंढने गया तो भाई मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं यहां पे कर रहा हूं जिस तरीके से पिछला किया था। 0.20 मेरे को डायरेक्ट मेरे को एरिया में नहीं मिल रहा होगा, तो एरिया में नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूं, आसपास का वैल्यू ढूंढता हूं। तो आसपास का वैल्यू मुझे कुछ मिल रहा है 0.1985 और एक वैल्यू मिला है 0.2019। फंसा हुआ है कि नहीं गेम? अभी तक भी गेम फंसा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज भी हम निकालते हैं, ये सब का एरिया निकाल लेते हैं। इसका निकालोगे तो आपका आएगा 0.52 और इसका निकालोगे तो आ जाएगा 0.53। इससे ये एरिया को देख के जब Z निकालोगे ना तो आपको वहां पे देखने का नहीं, इंटरसेक्ट हो रहा होगा, इधर 0.5 होगा और इधर 0.02 हो रहा होगा, है ना। तो ये दोनों का तो हमको निकल गया। अब एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालेंगे तो कितना आ रहा है सर 0.2002 और ये हो जा रहा है 0.525, है ना। इसका एवरेज 0.525, इसका एवरेज ये। अब हमको ये तीनों में से जो भी 0.20 के नजदीक वाला वैल्यू है उसको लेना है। ये तो नहीं, ये तीनों को कंपेयर किया तो मुझे ये वैल्यू दिखा सबसे नजदीक, मतलब मेरा Z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Z1 का वैल्यू हो जाएगा 0.2002। क्लियर? Z1 के जगह पे अब लाके रख दो D3 माइनस 165 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.2002।
सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको D3 का वैल्यू आ जाएगा 159.75। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस एकदम लॉजिकल रह के मुझे Z1 निकालना था भाई, मुझे ये एरिया पता करना था और मतलब ये वैल्यू पता करना था, और ये वैल्यू मैं डायरेक्टली नहीं पता कर सकता जब तक कि उसका जीरो के साथ रिलेशन ना हो। तो मैंने जीरो के साथ का एरिया ढूंढा, वो एरिया में जाके वहां पे Z का वैल्यू देख लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 60th परसेंटाइल करके है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यही क्वेश्चन था, है ना। म्यू और सिग्मा दिया हुआ है, फाइंड 60th परसेंटाइल बोला है। 60th परसेंटाइल, ओके आ जाते हैं। मतलब मुझे डायरेक्टली एरिया दे दिया है, तो क्या इसका कुछ इस तरीके से होगा, P ऑफ 60th परसेंटाइल x इज लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी x का वैल्यू नहीं दिया है, डायरेक्ट मुझे एरिया दिया है। 60 परसेंटाइल मतलब 0.6 है ना, डायरेक्ट एरिया दिया है। ये बन जाएगा हमारा P60, है ना। आप x1 x2 भी रख सकते थे, आपकी मर्जी, है ना। तो मैंने क्वेश्चन बनाया P60 से लेस वाला पूरा एरिया। 60th परसेंटाइल पूछा ना, देखो ऐसा पूछा ना, ये देखो ग्राफ बना देता हूं, ये 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। 60th परसेंटाइल हमेशा आपका इसी तरीके से जाता है भाई वैल्यू, है ना। तो 60 परसेंटाइल ये पूरा 50 होता है, यहां तक 50% और यहां थोड़ा सा और ऐड जो होगा 50 प्लस 10 60% हो जाएगा। ये पूरा 60th परसेंटाइल का वैल्यू हो गया। यही है हमारा Z2। क्लियर है, ये Z2 बनेगा भाई, क्योंकि उसमें Z1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना। अलग अलग क्वेश्चन आता तो इसको Z1 मान सकते थे। ठीक है, फिर से वहीं फंसेंगे, हमको उल्टा आना पड़ेगा, पहले एरिया ढूंढना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, मेरे पास 0.6 आ गया। अब 0.6 मतलब ये टोटल जो एरिया है, ये टोटल एरिया ये कितना है, 0.6 बराबर है। आसान, आप टेंशन मत लो। देखो मैं बताता हूं कैसे। अभी मुझे मान लो Z2 का वैल्यू चाहिए और Z2 के साथ जीरो का रिलेशन दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये एरिया पहले निकालना पड़ेगा। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन Z2, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने, ये पूरे में से ये एरिया माइनस कर दिया, तो ये एरिया पता चल जाएगा ना। ये पूरा 0.6 है, तो 0.6 में से मैं 0.5 को माइनस कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये जो एरिया है 0 और Z2 के बीच में कितना है, 0.10। ये मुझे एरिया पता चल गया। अब एरिया पता चल गया तो सीधा मैं जाऊंगा पीछे, है ना। और एरिया में देखना, Z में मत जाना, एरिया में देखना। एरिया में 0.10 का वैल्यू निकालेंगे तो 0.10 है ना, 0.10। अब बताओ कि इसका Z क्या होगा। या तो आपको डायरेक्टली Z का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आसपास के वैल्यूज देखने पड़ेंगे। आसपास के वैल्यूज देखोगे तो आपको क्या क्या दिख रहे होंगे टेक्स्ट बुक में। एक तो दिख रहा होगा 0.0987 और एक दिख रहा होगा आपको 0.1026, है ना। भाई चार चार वैल्यू है तो ऐसा करके रखना, 4 वैल्यू है तो 0 लास्ट में लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां पे इसका वैल्यू आ रहा है 0.25, Z स्कोर इसका 0.25 है और इसका Z स्कोर कितना है 0.26। ऐसा चेक कर लेना इस तरीके से, है ना, पता चल जाएगा। अब एवरेज निकालो, एवरेज निकालोगे तो क्या बनेगा 0.1006, है ना। इसका एवरेज कुछ ऐसा आ रहा होगा 0.1006। ये 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 4 ही वैल्यू देखना है ना, है ना। चलिए, और इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.255। क्लियर। अब दिमाग में टेंशन ये चलेगा कि ये लें ये लें ये लें, जो पास का लगता है वो उठा लो। 1006 सबसे पास का लग रहा है, ये तो 1026 है, ये 987, इससे तो मेरा 0.0013 का गैप है। तो मेरे को सबसे पास का वैल्यू ये लगा, तो मेरा Z2 का वैल्यू क्या बन गया भाई 0. हाँ, लाइट जा चुका है भाई, थोड़ा सा अगर क्लैरिटी में इधर उधर थोड़ा हो तो देख लेना आप, है ना। ये देखो Z2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया है भाई 0.255, है ना। अब वहां पे जाओ, वैल्यू पुट करो, ठीक है। Z2 बनाते टाइम पे आपने P60 वाला वैल्यू रखा होगा ना। जैसे यहां देखो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इज इक्वल टू P60 माइनस म्यू कितना था 165 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.6, है ना। ये स्टेप मिस किया था, यहां पे देख लो आप।
Z2 के जगह पे मैंने रख दिया P60 माइनस 165 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.255, है ना। ये उधर मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू निकाल लोगे, P60 का जो भी वैल्यू आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ये ठीक है, आई होप लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी लाइट जा चुका है तो मैं ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये दोपहर का टाइम है तो थोड़ा शटर उठा के कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, आवाज बहुत आएगा आप लोग को, है ना। तो ये इसको मैं है ना 2 पार्ट में कर देता हूँ। पहला पार्ट में मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कवर किया, सेकेंड पार्ट में लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों का रिविजन का कॉन्सेप्ट आपको करवा देता हूँ, ठीक है। लिमिट डिफरेंशिएशन का, उसका भी सेक्शन ई का आपको रिवीजन करवा देता हूं पूरी तरीके से, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके सो बच्चों, लाइट आ गया तो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और भी जो चीज डिस्कस करना चाहता था वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराया है ना, उसमें अगर आपका नसीब सही रहा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूरे के पूरे इसी में कवर हो जाएंगे, है ना। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो 2 क्वेश्चन रहता है ना वो पूरे के पूरे इसी में कवर हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसा हो गया कि भाई एक ही क्वेश्चन उसमें से कवर हुआ, तो उसके लिए मैं लिमिट और बाकी क्वेश्चंस करवा रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मेरे को पूरी तरीके से करना है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अभिषेक सर सर्च करना, प्लेलिस्ट में जाके एक बार लास्ट टाइम आप रिवीजन ले लेना, स्पीड में करके आप रिवीजन ले लेना, वहां से आपको दोनों क्वेश्चन का परफेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा सजेशन रहेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेकर इलस्ट्रेशन 20 तक, है ना, 21 है शायद, इलस्ट्रेशन 21 तक, लास्ट जो इलस्ट्रेशन है उसको छोड़ देना, 10 से लेकर 21 तक खत्म कर लोगे, सेक्शन ई का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, आप लोग कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी मिल जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट करवाया ना उसको थोड़ा अच्छी तरीके से, क्योंकि जो ये जो उल्टा घूम जाता है ना, ये दिया रहता है वैल्यू तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज जब दे देते हैं ना तो बच्चे थोड़ा सा घबराना शुरू कर देते हैं। तो घबराना नहीं है भाई, कॉन्सेप्चुअल रह के काम करना है ना। ये खत्म करने के बाद अगर आपको लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मेरे को दोनों क्वेश्चन अपेयर करने हैं, मैं पूरा 100 मार्क्स का 98 95 मार्क का टारगेट लेके चल रहा हूं, तो आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पूरे अवेलेबल है, लिमिट का पूरा सीरीज अवेलेबल कराया हूं, इलस्ट्रेशन पूरे इलस्ट्रेशंस अवेलेबल है, तो वहां पे आप काम कर सकते हो, वो आपको काफी हेल्प करेगा। एंड डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमाइज मिनिमाइज का, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करवाऊंगा आपको, इसका जस्ट अगला वीडियो थोड़ी देर में आपको अवेलेबल होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। एंड साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, वो सारी चीज आते हैं ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट, कॉस्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कराऊंगा। सो डोंट वरी, बी एक्टिव, चीजों को लेकर चलते रहो फटाफट। फिलहाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से रिवीजन करके खत्म कर दो।